बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल यूपी फिजिक्स 12th में। आज हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को समझेंगे कि किस तरह से एक धारावाही चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए एक नियम है जो कि बायो-सेवर्ट के नियम से जाना जाता है। उसे समझेंगे, उसका सूत्र निकालेंगे। तो इस तरह से ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अंत तक बने रहिए जिससे कि जो भी कॉन्सेप्ट्स छोटे छोटे हैं इससे रिलेटेड वो पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो आइए देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि किसी चुंबक के नज़दीक यदि हम दूसरी चुंबक लाते हैं तो वो चुंबक या तो आकर्षित होती है या प्रतिकर्षित होती है, मतलब उस पर एक बल या कहें बल आघूर्ण लगता है। उसी प्रकार यदि हम किसी चुंबक के नज़दीक किसी चुंबकीय सुई को लाते हैं, चुंबकीय सुई भी तो एक चुंबक ही होती है, जिसको कि हम क्या करते हैं कि एक सुई नुमा चुंबक को एक धुरी पर स्वतंत्रता पूर्वक जो है घूमने के लिए रखा जाता है और उसको एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया जाता है। इसको हम चुंबकीय सुई कहते हैं। यानी अंततः वो एक चुंबक ही है जो कि अपने अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र है। तो आइए डेफिनेशन समझते हैं। चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड, किसी चुंबक के परितः वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण आरोपित होता है, जिसके कारण वह घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है कि जब भी हम किसी चुंबक के नज़दीक कोई चुंबकीय सुई लाएंगे तो उस पर एक बल आघूर्ण लगेगा, जिसके कारण वो जो है एक निश्चित दिशा में ठहरेगी। वैसे तो चुंबकीय सुई जो होती है वो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है, लेकिन जब किसी दूसरी चुंबक के नज़दीक हम चुंबकीय सुई को लाएंगे तो वो किसी अन्य दिशा में, यानी उत्तर दक्षिण दिशा के अलावा किसी अन्य दिशा में ठहरेगी। इसका मतलब जो है वह चुंबकीय सुई इस दूसरी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई है। अब चुंबकीय क्षेत्र से दूर मतलब उस चुंबक से बहुत दूर यदि चले जाएंगे तो चुंबकीय सुई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात वो चुंबकीय सुई जो है चुंबकीय क्षेत्र से बाहर चली गई है। अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं, ये होती क्या है भाई? जब चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो चुंबकीय सुई है उस पर बल आघूर्ण लग रहा है, क्या कहें बल लग रहा है, तो इस बल की तीव्रता कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो उसी से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को मापा जाता है। तो देखिए क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसको कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक लंबाई के तार में एकांक धारा प्रवाहित करने पर तार पर कार्यरत बल उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। अब यहां पर क्या है कि यदि हम किसी तार में एकांक धारा प्रवाहित हो रही, मतलब 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही और उस तार की लंबाई भी 1 मीटर है, एकांक है, तो इस तरह से जब उस चालक को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाएगा तो उस पर लगने वाला बल की उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। अब मान लिया ये यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये हम क्रॉस से दिखा रहे हैं। क्रॉस का मतलब होता है कि ये चुंबकीय क्षेत्र इस बोर्ड के लंबवत है। अब इस लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में हमने कोई एकांक लंबाई का तार रखा। ये कितना लंबा है? 1 मीटर लंबा है। इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो भी कितनी है? I बराबर है 1 एम्पियर। 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। तार की लंबाई एकांक है, 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। और तीसरी बात क्या है? इस तार को चुंबकीय क्षेत्र जिसको हम B से प्रदर्शित करते हैं के लंबवत रखा है। 3 बातें हैं, एकांक लंबाई का तार है,
यानी 1 मीटर लंबा तार है, उसमें 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है और उसको चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाए, तो इस स्थिति में जो इस तार पर बल लगेगा वही जो है यहाँ पर जहाँ पर तार रखा गया है उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था ऑर्स्टेड। ऑर्स्टेड ने ये पता लगाया कि किसी धारावाही चालक के नजदीक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उन्होंने इससे संबंधित एक प्रयोग भी किया और प्रयोग से ही ये निष्कर्ष निकाला। तो प्रयोग क्या था कि उन्होंने एक चुंबकीय सुई ली और उसको एक चालक के समीप रखा जिसमें कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी। अब जो है यहां पर हम चित्र बना सकते हैं कि ये हमारी एक चुंबकीय सुई है, ये, और ये चालक तार है। इसको हम एक कुंजी के और बैटरी से जोड़ देते हैं। तो इसमें विद्युत धारा, जैसे ही हम की को, इस कुंजी को बंद करेंगे तो विद्युत धारा इस तार में प्रवाहित होने लगेगी। जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित हुई तो ऑर्स्टेड ने देखा कि ये जो चुंबकीय सुई थी वो विक्षेपित हो गई। इसका मतलब ये जो चुंबकीय सुई है वो चुंबकीय क्षेत्र में ही विस्थापित हो सकती है, विक्षेपित हो सकती है, क्योंकि ये है क्या, एक्चुअल में एक चुंबक ही तो है जो स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है, और ये विक्षेपित हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इस तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। और क्या उन्होंने देखा, यदि इस चालक तार में और अधिक मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, यानी विद्युत धारा का मान बढ़ाया, तो चुंबकीय सुई जो थी वो और ज्यादा विक्षेपित हुई। मतलब क्या हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र की जो है तीव्रता बढ़ गई। विद्युत धारा का मान बढ़ाने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ गई, जिसके कारण इस चुंबकीय सुई में विक्षेप का मान बढ़ गया। एक बात और करके उन्होंने देखी, क्या किया कि अब जो है इस समय जो विद्युत धारा की दिशा है वो इस तरह से प्रवाहित हो रही है। उन्होंने धारा का जो है दिशा बदल दी। कैसे बदल दी कि ये तार था, अब की बार यहाँ पर ऋणात्मक सिरा जोड़ दिया और ये जो है धनात्मक सिरा लिया, ऐसे कर दिया, और ये चुंबकीय सुई थी। तो उन्होंने पाया कि जब इस चालक तार को हम ए भी लिख सकते हैं, है ना, चालक तार में जब विद्युत धारा की दिशा बदल देते हैं तो ये चुंबकीय सुई पहले से विपरीत दिशा में विक्षेपित होती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो चुंबकीय क्षेत्र यहां पर दूसरी बार में उत्पन्न हुआ वो पहले से विपरीत दिशा में है। तो ये एक सिंपल सा प्रयोग उन्होंने किया और जिसके बाद उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि किसी भी चालक में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यही बात हमने लिख रखी है। ऑर्स्टेड ने अपने प्रयोग द्वारा यह निष्कर्ष निकाला कि तार में प्रवाहित धारा के कारण तार के परितः चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तार में विद्युत धारा का मान बढ़ाने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है, और हम जानते हैं कि किसी गतिमान आवेश से ही विद्युत धारा उत्पन्न होती है। भाई विद्युत धारा कैसे उत्पन्न होती है? जब उस तार के अंदर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसका मतलब उसके अंदर, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन गतिमान है, यानी आवेश गतिमान है। तो विद्युत धारा क्या है? आवेशों का लगातार प्रवाहित होना। तो यही बात कही जा रही है कि हम जानते हैं कि गतिमान आवेश से ही विद्युत धारा उत्पन्न होती है, अतः यह कहा जा सकता है कि गतिमान आवेश से चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है। सीधे हमने कहा कि जो है किसी धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, या कहें कि किसी गतिमान आवेश, यदि आवेश कोई गतिमान है तो उसके
निकट चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्योंकि विद्युत धारा क्या है? आवेशों का लगातार गति करना। तार के अंदर इलेक्ट्रॉन लगातार गति करते हैं, तो विद्युत धारा के कारण चुंबकीय उत्पन्न होने का मतलब हुआ कि गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना। और ये जो है एक सिंपल प्रयोग से उन्होंने करके दिखाया। आगे बढ़ते हैं और हम अपने मुख्य नियम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस पर आ जाते हैं। तो इस नियम की सहायता से हम क्या कर सकते हैं कि किसी धारावाही चालक के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कर सकते हैं। और ये नियम है बायो-सेवर्ट का नियम, या कहें धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। परीक्षा में आता है बायो-सेवर्ट का नियम लिख के आए, या फिर धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित सूत्र लिखने को आए या निकालने को आए, तो हम इसको जो है यानी बायो-सेवर्ट का नियम ही लिखेंगे, या फिर दूसरे तरह से लिखा होगा कि धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र प्राप्त करिए, या बायो-सेवर्ट का नियम से संबंधित सूत्र प्राप्त करिए। तो होता क्या है कि मतलब इस नियम का पर्पज क्या है? पर्पज यह है कि किसी धारावाही चालक के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो यही लिखा हुआ है, इस नियम की सहायता से किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र प्राप्त किया जा सकता है। वो नियम क्या है? अभी तक क्या थे कि नियम का एक स्टेटमेंट होता था और वो हम याद करते थे, लेकिन यहाँ पर जो है नियम, बायो-सेवर्ट का नियम है, वो एक स्टेटमेंट जैसा नहीं है। क्या है? एक मैथमेटिकल बातें हैं, उन्हीं को मिला करके फिर एक सूत्र प्राप्त किया गया है, और उसी सूत्र को हम कह देंगे कि ये बायो-सेवर्ट का नियम है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर होता क्या, पहले थोड़ा समझ लीजिए। क्या है कि मान लिया ये कोई चालक तार है, ये देखिए तार है ए बी, इसका हम इस का एक छोटा सा हम खंड लेंगे, इसमें विद्युत धारा भी प्रवाहित हो रही है, आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है ना। अब इस तार का नाम जो है यदि PQ रख देते हैं, ए बी की जगह क्या कर दिया, PQ कर दिया, और ये जो छोटा सा खंड ले रहे हैं, तार का खंड है, इसको हमने AB ले लिया। इस AB जो तार का एक खंड है, उसमें धारा तो भाई पूरे तार में प्रवाहित हो रही है, तो इस खंड में भी प्रवाहित हो रही होगी। इससे R दूरी पर कोई बिंदु P है, R दूरी पर कोई बिंदु P लिया। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की हमें तीव्रता समझनी है, तो क्या करेंगे, इस AB जो कि एक धारावाही चालक खंड है, तो इसको P से मिला देंगे। ये मान लिया R दूरी हो, ये कोण जो है थीटा है। तो हमें क्या लेना है, एक तार लेना है लंबा सा, उसमें से एक छोटा सा खंड लेना है, और इस खंड की लंबाई जो है AB बराबर हमने ले रहे हैं, पहले डेल्टा L ले रहे हैं, इसी को हम बाद में DL लिख देंगे। और बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र प्राप्त करना है बायो-सेवर्ट के नियम से। तो बायो-सेवर्ट ने बताया कि किस तरह से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझी जा सकती है। तो ये चित्र है, इसको देखिएगा और हम आगे उसी बात को लेके चल रहे हैं। देखिएगा, हम जब परीक्षा में लिखने को आएगा तो इसी तरह से लिखेंगे कि माना तार AB में विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है, तार के खंड छोटे खंड DL में के मध्य बिंदु से, जो हमने अभी चित्र बनाया था, हमने यहाँ पर तार PQ लिया है, यहाँ पर AB लिखा है, तो बात वही है। और हमने AB किसको माना है, छोटे वाले तार खंड को। तो जो यहाँ पर लिखा है, यदि इसके हिसाब से देखें तो AB तार मान लिया, ये PQ की जगह AB कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, AB कर लिया मैंने। अब इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही, I प्रवाहित हो रही है। एक धारा खंड लिया, यानी तार का एक छोटा सा भाग लिया, जिसको कि डेल्टा L कहा गया, और इसका मध्य बिंदु क्या लिया, O लिया है इन्होंने, O लिया मध्य बिंदु। इस तार खंड DL का मध्य बिंदु O लिया है, और इससे R दूरी पर एक बिंदु P है, यहाँ पर एक बिंदु P है। और ये क्या है, इस
डीएल के साथ जो दूरी है आर वो थीटा कोण बना रही है। तो ये चित्र बनाना पड़ेगा आपको, ये जो चीज यहां लिखी है वही का वर्णन कर देना पड़ेगा। तो इस नियम के अनुसार बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न कारकों पर निर्भर करती है। देखिए स्टेटमेंट के रूप में नहीं है, मैथमेटिकल फॉर्म में ये नियम है। यानी बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा, किस बात पे निर्भर करेगा, वो बात यहां पर बायो-सेवर्ट लॉ में बताई गई है। तो देखिएगा ये है, ये कारक है। पहला कारक है यह चालक में प्रवाहित विद्युत धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जो तार था ये भी, उसका तार खंड DL, उसका मध्य बिंदु O, DL या डेल्टा L, पहले हम ले रहे हैं डेल्टा L, यहां पर बिंदु P के R दूरी पर है बिंदु P, ये कोण थीटा है। अब देखिएगा, तो क्योंकि ये छोटा सा खंड लिया गया है तो यहां पर जो धारा प्रवाहित हो रही है I, तो इस तार खंड के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को dB से प्रदर्शित किया गया है। यानी विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, न कि विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र हम निकाल रहे हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र dB मतलब जो है कम मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो ये क्या होगा कि ये विद्युत धारा I के अनुक्रमानुपाती होगा। ज्यादा धारा तो ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र, कम धारा तो कम चुंबकीय क्षेत्र। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है ये चालक के खंड डेल्टा L के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र dB उत्पन्न हुआ वो इस चालक के खंड की लंबाई के भी अनुक्रमानुपाती है। तीसरा है कि जो ये चुंबकीय क्षेत्र है वो यह चालक के खंड के बिंदु P तक की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तीसरा पॉइंट है कि dB जो है वो अनुक्रमानुपाती है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, अनुक्रमानुपाती नहीं है, 1/r², ऐसे लिखेंगे। तो dB अनुक्रमानुपाती है प्रवाहित धारा के, dB अनुक्रमानुपाती है उस धारावाही खंड की लंबाई के, और dB अनुक्रमानुपाती है उस धाराखंड के केंद्र से बिंदु P तक मिलाने वाले बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। 1/r², अनुक्रमानुपाती होती तो r² लिखते केवल, तो 1/r। और तीसरा है, ये हो गया चौथा, जो है चौथा पॉइंट हम लेंगे वो होगा कि जो dB होगा वो अनुक्रमानुपाती होगा इस कोण, जो थीटा कोण बन रहा है उसकी ज्या के अनुक्रमानुपाती होगा, यानी साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होगा। यानी चार बातें हमें याद रखनी है कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो धारा के अनुक्रमानुपाती है, धारा खंड की लंबाई के अनुक्रमानुपाती है, धारा खंड और बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, और dB जो है वो धाराखंड और दूरी R के बीच जो कोण बन रहा है उसकी ज्या के अनुक्रमानुपाती है। अब इन चारों बातों को मिलाकर के जो हम एक्सप्रेशन लिखेंगे वही बायो-सेवर्ट का नियम होगा। तो कहीं कोई मुश्किल नहीं है। देखिएगा ये आया, तो ये चौथा पॉइंट था, ये चालक के खंड DL तथा दूरी R के बीच कोण जो थीटा बन रहा है कि ज्या के अनुक्रमानुपाती है, यानी dB अनुक्रमानुपाती है साइन थीटा के। तो उपरोक्त चारों नियमों को मिलाने पर हमें मिला कि dB जो है, हमने देखा था dB पहले नंबर पे लिखा था कि धारा प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती है, फिर लिखा था धारा खंड की लंबाई के अनुक्रमानुपाती है, फिर हमने लिखा था कि धारा खंड और उस बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो वो नीचे आ गया। और चौथा पॉइंट था ये कि चालक के खंड DL तथा दूरी R के बीच जो कोण बनता है थीटा, उसकी ज्या यानी साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती है। तो ये बन गया। अब ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हम हटाएंगे तो हमें एक नियतांक लगाना पड़ेगा। तो dB बराबर हो जाएगा नियतांक, और नियतांक यहां पर लेते हैं म्यू नॉट
म्यू 0 कह सकते हैं बटे 4 पाई आई dl साइन थीटा अपान r स्क्वायर। देखा जाए यही जो है बायो सेवर्ट का नियम है। अब यहां पर म्यू नॉट क्या है, निर्वात या वायु की चुंबकशीलता है, और पाई तो मालूम है 4 पाई, ये एक नियतांक है अलग से। इसका नाम मान जो है 22/7 होता है। तो ये हमने नियतांक लगाया यहाँ पर म्यू नॉट बटे 4 पाई। अब इसका मान देख लेते हैं कि म्यू नॉट अपान 4 पाई का मान क्या होता है, इसको भी हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल वगैरह में हमें इसके मान की जरूरत पड़ती है। तो म्यू नॉट अपान 4 पाई एक नियतांक है जिसका मान कितना होता है, 10 की घात म्यू नॉट अपान 4 पाई बराबर होता है 10 की घात -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, एम्पियर का वर्ग। और यही देखिए लिखा, यही बायो सेवर्ट का नियम कहलाता है। यानी dB बराबर आया था म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान r स्क्वायर। यही बायो सेवर्ट का नियम है, यही। का नियम है। अच्छा, यहां पर क्या है कि जो निर्वात की चुंबकशीलता है इसकी बीमा लिखने को आती है, और इसका मात्रक भी कई बार पूछा जाता है जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उसमें। तो देखिए म्यू नॉट क्या बताया गया है, निर्वात की चुंबकशीलता है, और इसका मात्रक जो है न्यूटन एम्पियर स्क्वायर है, जो यहां लिखा हुआ है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। या फिर दूसरा मात्रक यह है न्यूटन पर कूलम्ब स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। दोनों मात्रक याद रखिए। मान लिया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कई बार ये वाला मात्रक लिख देते हैं या ये वाला मात्रक लिख दें, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये दोनों मात्रक जो हैं वो इसी म्यू 0 या म्यू नॉट के हैं, यानी वायु की चुंबकशीलता के ही हैं। अब देखिए ये सूत्र है बायो सेवर्ट का। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, कुछ विशेष परिस्थितियों को ले सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है ना, वो कब अधिकतम होगी, कब न्यूनतम होगी, कब जो है मतलब विशेष परिस्थितियां जो लागू होंगी उनको भी समझ लेते हैं, क्योंकि उस पर भी जो है अलग से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए विशेष परिस्थितियों में समझे हम क्या विशेष परिस्थितियां, यदि कोण थीटा का मान 0 या 180 डिग्री हो तो धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिकतम होगा। ये क्यों होगा, क्योंकि साइन थीटा है, और साइन थीटा का मान चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिकतम होगा। अरे अधिकतम नहीं होगा, न्यूनतम होगा। भाई देखिए ये न्यूनतम होगा, न्यूनतम कम से कम होगा। क्यों भाई, साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 = 0, और साइन 180 डिग्री बराबर भी 0 ही होता है ना। ये देखिए न्यूनतम होगा, ध्यान दीजिएगा, अधिकतम नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ कि ये बिंदु P, ये मान लिया धारावाही चालक है, और यदि बिंदु P कहां पर हो, इसी तार पर आ जाए, बिंदु P तार पर आ गया, जिस तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी उसी तार पर बिंदु मान लिया गया, तो इसका मतलब तार के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता न्यूनतम होगी या कहें 0 होगी। वो बिंदु तार पर है, बाहर नहीं है। तार पर यदि है, अलग से पूछा जाए, यदि मान लिया कोई बिंदु धारावाही चालक के तार पर स्थित है तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 बता दीजिए सीधे से, है ना। क्योंकि साइन थीटा का मान यहां पर माने रखता है कि साइन थीटा का मान 90 डिग्री में अधिकतम होता है। तो वही बात यहां पर देखिए दूसरे पॉइंट में लिखी गई है। यदि धारावाही चालक खंड डेल्टा एल से बिंदु P की दूरी r यदि लंबवत हो, मतलब ये जो तार खंड ले रहे हैं, ये डेल्टा एल जो ले रहे हैं, और इसके ठीक लंबवत बिंदु P ले लें, यानी ये कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री।
उस स्थिति में यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा P पर, वो मान जो होगा वो अधिकतम होगा। क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है, जो कि अधिकतम है। तो यदि R, ये दूरी R और BL के बीच कोण 90 डिग्री का है तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर अधिकतम होगी। 0 डिग्री या 180 डिग्री है तो न्यूनतम होगी। ठीक है, ये 2 पॉइंट मेन थे कि कब अधिकतम होगी, कब न्यूनतम होगी। तीसरा पॉइंट क्या है कि यदि मान लिया ये हमने तो अभी एक छोटे से धारा खंड के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता dB निकाली। dB का मतलब एक सूक्ष्म मात्रा में विद्युत क्षेत्र। अब यदि ये तार, पूरे तार में विद्युत धारा तो प्रवाहित हो रही है, तो पूरे तार के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, न कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी वो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। मतलब क्या कि यदि हम इस तार को छोटे छोटे खंडों में विभक्त करें तो उन अलग अलग खंडों के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी उन सब का योग कर लें, टोटल कर लें, तो हमें इस पूरे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर पता लग जाएगी। अब इस तार को छोटे छोटे खंडों में विभक्त करें और उन सभी खंडों के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालें, तो ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस हुआ। तो इसका काम हम समाकलन का प्रयोग करके बहुत आसानी से कर लेते हैं। तो किसी पूरे तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो क्या होगी? B बराबर होगी, देखिए समाकलन का निशान लगा दिया, dB का समाकलन B हो गया और इधर म्यू नॉट I अपॉन 4 यानी जो नियतांक था वो बाहर निकाल लिया और जो है समाकलन लगाया dl, हमने डेल्टा L को क्या लिख दिया? dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। कई बार क्या होगा कि साइन थीटा को भी बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि कोण जो है नियत होगा तो फिर जो है साइन थीटा को अंदर रखने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से दूरी नियत है तो ये कि साइन थीटा और आर स्क्वायर इस समाकलन चिन्ह से बाहर आ जाएंगे, केवल dl का ही समाकलन रह जाएगा। अर्थात इस पूरे तार, पूरी लंबाई में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तार की लंबाई में, उसके कारण बिंदु P पर जो है चुंबकीय क्षेत्र पता करना है तो समाकलन के द्वारा, यानी जो हमें सूत्र प्राप्त हुआ था पहले उसका समाकलन कर देंगे तो हमें पूरे तार के कारण दिए गए बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो जाएगी। और ऐसा हम करेंगे भी। अब बात आती है कि ये चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? एक सदिश राशि है। तो इसकी दिशा कैसे पता करेंगे? तो 2 नियम याद रखिए और 2 में से कोई भी एक लगा दीजिए तो हम उसकी सहायता से दिए गए बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। लाइए उनको भी समझ लेते हैं। देखिए, पहला नियम है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। यह है दाएं हाथ की हथेली का नियम। यह क्या नियम है? यदि हम दाएं हाथ का पंजा फैलाकर इस प्रकार रखें कि उंगलियां अंगूठे के लंबवत रहें, ऐसे ये उंगलियां अंगूठे के लंबवत रहें तथा अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में हो। अंगूठे को हम चालक में जो धारा प्रवाहित हो रही, जैसे मान लिया ये चालक है तो चालक की दिशा में, मतलब जिस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है उसी दिशा में हमने अंगूठे को रखा तार के अनुदिश। तो और ये उंगलियां किधर रखेंगे? जिस बिंदु पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता करनी है। तो ये हमारा जो हथेली है, हथेली के लंबवत ऐसे इस दिशा में जो है क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। यही बात लिखी है। तथा अंगूठा चालक में बहने वाली धारा के दिशा में और फैली हुई उंगली उस बिंदु P की ओर संकेत करें जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के लंबवत बाहर की ओर होगी। ये है मान लिया ऐसे, ठीक है ना। हमने
ये चालक है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो हमने अंगूठे को इस विद्युत धारा की दिशा में चालक के अंगुली से रखा और बिंदु P मान लिया यहाँ कहीं पर है, तो बिंदु P की तरफ हमने उंगलियों को रखा, तो हथेली के लंबवत इस तरफ जो है यहाँ पर बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो इस बोर्ड के लंबवत बाहर की तरफ होगी, ऐसे बोर्ड के लंबवत। अब यदि हम इस तार में जो है विद्युत धारा की दिशा बदल दें, तार में विद्युत धारा की दिशा हमने बदल दी, अब इधर होने लगा, बिंदु P को हम इधर ले गए, तो देखिएगा कि अब अंगूठा हमें कैसे रखना पड़ेगा, ऐसे, और बिंदु P जो है वो उंगलियों की दिशा में हो गया, तो इस तरह से बाहर की तरफ, बोर्ड के लंबवत बाहर की तरफ जो है दिशा होगी चुंबकीय क्षेत्र की। यहाँ पर जो है बिंदु P पर यदि दिशा यही रखें तो यहाँ बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है वो बाहर की ओर है, और इसके नीचे यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बोर्ड के लंबवत अंदर की ओर है, तो बाहर की ओर लंबवत बाहर की ओर आने वाली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, गोला लगा करके एक डॉट लगा देते हैं अंदर। इससे पता लगता है कि ये कोई कीड़ा है जो कि बाहर की तरफ हमारी तरफ आ रहा है, तो ये उसका सिर दिखाई दे रहा है। अच्छा, यहां पर नीचे की तरफ ये क्रॉस बनाते हैं, तो क्रॉस का मतलब ये हुआ वो कीड़ा जो है वो इसमें हमसे दूर जा रहा है, उसकी हमें पूंछ दिखाई दे रही है, ये सिर दिखाई दे रहा है, प्रदर्शित कर रहा है उस कीड़े का, ये उसकी पूंछ दिखाई दे रही है। जो कीड़ा हमसे दूर जा रहा है तो पूंछ दिखाई देगी, मतलब चुंबकीय क्षेत्र जो है हमसे दूर लंबवत अंदर की ओर है यहां पर, और यहां पर बाहर की ओर। एक दूसरा नियम समझ लीजिए, उससे और क्लियर हो जाएगा, वो है मैक्सवेल का दाएं हाथ का नियम। ये और थोड़ा आसान है, देखिएगा, यदि हम दाएं हाथ के अंगूठे को इस प्रकार हम यदि हम दाएं हाथ से चालक को इस प्रकार पकड़ने की कल्पना करें कि अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो मुड़ी हुई अंगुलियां चालक के परिता चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को व्यक्त करती हैं। बहुत आसान है, देखिएगा, ये चालक तार है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही आई, जो इस नियम मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियम के अनुसार अब इस तार को हम कल्पना करें कि हमने इसको अपने दाएं हाथ से पकड़ा ऐसे। अब ये अंगूठा क्या है, विद्युत धारा की दिशा में है, जो उंगलियां घूम रही हैं, है ना, मुड़ी हुई उंगलियां जो है चालक के परिता चुंबकीय बल रेखाओं को प्रदर्शित करेंगी इस तरह से, ऐसे। तो देखिएगा, इसको पकड़ा तो उंगली जो है यहाँ पर इस बिंदु पर कैसे आ रही है, बाहर की ओर ऐसे आ रही है, बाहर की ओर। तो इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो डॉट से प्रदर्शित होगा, बाहर वाला हमारी तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई। और यहाँ पर हम जब पकड़ेंगे तो उंगलियां डालना पड़ेगा ना, ऐसे, है ना, अंदर की तरफ, तो मतलब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस से प्रदर्शित किया जाएगा। तो इस बिंदु P पर, ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है, तो P पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस बोर्ड के लंबवत हमारी तरफ को है, और बिंदु Q पर चुंबकीय क्षेत्र हमसे दूर जा रहा है, बोर्ड के लंबवत है। तो कीड़ा यहाँ पर जो है P बिंदु पर मेरी तरफ आ रहा है, इसलिए उसका सिर दिखाई दे रहा है, और बिंदु Q पर जो है कीड़ा हमसे दूर जा रहा है, तो इसका मतलब उसकी पूंछ दिखाई दे रही है। तो ये डॉट और क्रॉस से हम जान जाते हैं कि किसी दिए गए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या है। तो इन दो नियमों की सहायता से किसी दिए गए बिंदु पर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने मैक्सवेल का नियम समझा, और उसकी सहायता से हमने जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी निकालना सीख लिया। उसके लिए कुछ नियम थे, और इन नियमों को लगा करके हम किसी भी तार के नज़दीक जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं।
अब यहीं पर है तार में विद्युत धारा की दिशा यदि नीचे की तरफ हो जाए ऐसे, तो तार को हमें ऐसे पकड़ना पड़ेगा, ऐसे अंगूठा नीचे की तरफ रखना पड़ेगा और उसके आधार पर हम पता कर लेंगे कि अब जो है इधर पकड़ेंगे तो उंगलियां बाहर की तरफ आएंगी, तो यहाँ पर डॉट वाला हो जाएगा। यहाँ पर अब जो है हम उंगलियां डालेंगे इधर से, तो यहाँ पर अब क्रॉस वाला हो जाएगा। तो धारा की दिशा यदि तार में बदल देते हैं तो क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है भी बदल जाएगी। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, इसी से चैप्टर से रिलेटेड होगा।